चलिए स्मॉल कैप रेट बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आज एसबीआई के संदर्भ में आई, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मैनेजमेंट मौजूद हैं। अंशुला कांत जी मौजूद हैं, सीएफओ एसबीआई की। अंशुला जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। पहले मैं दर्शकों को खबर बताऊं कि एसबीआई ने 911 करोड़ जुटाए हैं एनएससी में 5% हिस्सेदारी बेचकर। मैम बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मैम ये बताएं कि ये 5% हिस्सा बेचने के बाद एसबीआई का मौजूदा कितना परसेंटेज है एनएससी में, और क्या लिस्टिंग से पहले और स्टेक डाइल्यूट कर सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो एसबीआई का डायरेक्ट स्टेक 5.19% अभी भी है, और एसबीआई कैपिटल जो हमारी होल्डी ओन सब्सिडी है उसका 4.33% है। तो टुगेदर हमारा करीब 9.52% स्टेक अभी भी बाकी है एनएससी में। और फिलहाल अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसमें फर्दर डाइल्यूशन अभी हम करेंगे लिस्टिंग के पहले। अब हम जनवरी 17 तक, जैसा कि एनएससी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो फाइल करेंगे, तो जनवरी 17 तक हम लोग वेट करेंगे देखने को कि क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अच्छा, यानी कि जनवरी 17 से पहले कुछ और स्टेक डाइल्यूट होने के चांसेस बहुत कम है मैम? हाँ, मतलब देखिए, कुछ भी चीज 100% तो रूल आउट नहीं की जा सकती, बट अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि फर्दर डाइवेस्ट करें। अच्छा, और कितने कैपिटल की जरूरत है? क्योंकि ये जो स्टेक डाइल्यूशन है, जितना हम समझ पा रहे हैं, सरकार ने बैंकों को कहा कि नॉन कोर एसेट्स को बेचकर आप रकम जुटाएं, और कितने रकम की जरूरत है एसबीआई को गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, एक्चुअली ये जरूरत की वजह से सर्टनली गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि नॉन कोर एसेट्स एनकरेज किया है बैंक्स को डाइवेस्ट करने के लिए। देखिए, स्टेट बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री में है, स्टेट बैंक हैज बीन वन ऑफ द की बिल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। एलआईसी के साथ साथ आप कोई भी ओरिजिनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसमें कहीं ना कहीं एसबीआई का स्टेक है। तो 10 साल, 20 साल, 30 साल से हम ये स्टेक्स लेके बैठे हुए हैं, तो अगर हम इनको अपना वैल्यू एनकैश नहीं करेंगे इनमें, तो फर्दर नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है मार्केट में, वो इन्वेस्ट करने के लिए भी हम फंड एनकैश करना चाहते हैं। तो दोनों बातें हैं। और कैपिटल पोजीशन स्टेट बैंक की इस समय इतनी स्ट्रांग है, 13.12% हमारा टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, और टियर 1 9.92% है। अभी हमने जो रियल एस्टेट एसेट्स का रिवैल्यूएशन है उसको अभी इसमें शामिल नहीं है, उसके बिना भी हमारा इतना स्ट्रांग पोजीशन है कि कोई इमीडिएट इस साल की हमारी कोई नीड नहीं है FY17 की। हम कैपिटल की वजह से हमारे को ये करना पड़ा, बट हमें एक अच्छा टाइम लगा कि दिस इज अपॉर्चुन टाइम कि हम ये डाइवेस्ट करें। किसी और रिसोर्स के जरिए भी रकम नहीं जुटाना चाहती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोइंग फॉरवर्ड? क्या फिर से किसी और रिसोर्स के जरिए, मैम किसी और सोर्स के जरिए भी कोई रकम जुटाने की योजना नहीं है इस फिस्कल में अब? नहीं, योजना तो है। देखिए, कई दिनों से हमारा डिस्कशन चल रहा है हमारा एसबीआई लाइफ का जेबी पार्टनर के साथ। अगर वो सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पे पहुंच गया तो हमारा 10% डाइवेस्टमेंट इन एसबीआई लाइफ का प्लान है इस साल। चलिए, एसबीआई लाइफ में 10% हिस्सेदारी बेचने के प्लान्स हैं, लेकिन मैम गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो इसमें मर्जर्स एक्विजिशंस को लेकर बना हुआ है, एसोसिएट बैंक्स के साथ सिनर्जी, ये जो मर्जर प्रक्रिया है, इसके ऊपर आपके कमेंट्स, कितना और आगे बढ़ा है, और ये जो सिनर्जी प्रोसेस है वो कितना आगे बढ़ा है, गोइंग फॉरवर्ड प्रोसेस कितना आगे बढ़ा है? नहीं, इस पे तो पूरी हमारी टीम लगी हुई है, एसोसिएट बैंक्स में टीम्स लगी हुई हैं, काम जारी है। गवर्नमेंट से, जैसा आपको मालूम है, अप्रूवल मिली गया, अब डिटेल्ड प्लानिंग हो रही है उसकी। और हर वर्टिकल बैंक में अपने अपने एरिया का जो सिनर्जी डिराइव करनी है मर्जर के लिए, जो वर्क रिक्वायर्ड है, उसमें काम चालू है। एक और खबर आई है, रिलायंस के साथ एसबीआई का टाई अप हुआ, एग्रीमेंट हुआ पेमेंट बैंक्स को खोल के। कितना कुछ एक्सपेंशन बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट कर रही है गोइंग फॉरवर्ड पेमेंट बैंक्स के आने वाले समय में देश में? नहीं, देखिए, अभी तो वो हमारा शेयर होल्डर एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है। अभी आगे देखते हैं पेमेंट बैंक का एक्चुअली जो मॉडल है उसमें क्या निकल के आएगा, वेदर इट इज सिर्फ कासा लेके और आप जीसेट में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मॉडल अभी इवॉल्विंग है। उसमें अभी 100% इस समय कहना कि उसमें क्या एक्सपेंशन आएगा थोड़ा कठिन है, लेकिन आई थिंक रेमिटेंसेस स्पेस में इसमें बहुत फायदा होगा पेमेंट बैंक से, फाइनेंशियल इंक्लूजन में फायदा होगा। और सिनर्जी ये है कि ये लोग पेमेंट बैंक 1 लाख रुपए से ऊपर की डिपॉजिट नहीं ले सकते, प्लस वो एसेट साइड में, लोन साइड में लेंडिंग नहीं कर सकते। तो इन दैट सेंस सिनर्जी आएगी बिटवीन दिस पेमेंट बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन स्टेप इन जहां पेमेंट बैंक का दायरा खत्म होता है, जो नए कस्टमर गैदर करेंगे। ओके। तो अभी फिलहाल तो यही प्लान है। राइट मैम, अब कुछ ये जो
बैड अकाउंट्स हैं या फिर जो डेट रिडन कंपनीज हैं उसके ऊपर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। किंगफिशर लोन के सेटलमेंट का जो ऑफर दिया, कि आप उस पर थोड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं, किस तरीके से प्रोसेस बढ़ेगा आगे, और माल्या साहब को क्या ऑफर दिया गया है किंगफिशर के लिए? देखिए, जब मुझसे फोन इंटरव्यू के लिए पूछा गया था, हम लोगों ने बात सिर्फ एनएससी ये जो खबर है ये इनफैक्ट बट इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। एसबीआई के निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है नहीं, लेकिन इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी एज अ सीएफओ ऑन इंडिविजुअल अकाउंट। चलिए, राइट, बहुत शुक्रिया मैम आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से कैपिटल जुटाई है कंपनी ने। और एक बार खबर मैं दर्शकों दोबारा बता दूं कि 5% एनएससी में हिस्सा बेचकर 911 करोड़ रुपए जो है वो बैंक ने जुटाए हैं। आने वाले समय के लिए अब लिस्टिंग तक का इंतजार जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा, पर वैल्यूएशन दमदार इस समय एनएससी को कोट हो रहे हैं, क्योंकि जब पहले अप्रैल में आईएफसीआई ने हिस्सा बेचा तो 11,770 करोड़ के आसपास 1,17,770 के आसपास की वैल्यू थी एनएससी की, लेकिन अब वो वैल्यू बहुत स्ट्रांग बन गई है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर वैल्यूएशन पे एनएससी पे स्टेक डाइल्यूट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब इस समय जुड़े। आशीष जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मार्केट का सेटअप बताएं, गैप अप ओपनिंग है, कितने चांस है कि हम रिट्रेस करेंगे या फिर एक तरफा चाल अभी बनी रहेगी? टेक्निकली मार्केट्स कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, टेक्निकली हम देखें तो थोड़े से ओवरबॉट हो गए हैं, मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, थोड़े थोड़े पॉकेट्स। इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि आप देखिए लेगार्ड्स अब चलना स्टार्ट हुए हैं। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ये स्टॉक्स जो होते हैं ये लेगार्ड्स हैं, ये लास्ट रन ऑफ दी ऑलमोस्ट बुल रैली में चलते हैं जब मार्केट में कोई एक वैल्यूएशन प्ले बचा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एक वर्ड ऑफ कॉशन तो बिल्कुल यहाँ पे रखना चाहिए, बट ओवरऑल ट्रेंड हम देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। कोई साइंस अभी मार्केट ने दिए नहीं कि यहाँ पे करेक्शन होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम वाइज हम करेक्शन देखें, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे मार्केट, थोड़ा टाइम एक रियलिटी चेक ले मार्केट और थोड़ा सा ग्राउंड चेक ले, और उसके बाद शायद एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन स्टार्ट करे। मॉनसून ऑलरेडी फेवरेबल है मार्केट्स के लिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं वो फेवरेबल हैं। ब्रेक्सिट मेरे ख्याल से पूरा फेड आउट हो चुका है, जो नियर टर्म उसके रिपरकशंस थे वो हट चुके हैं। अब एक लॉन्ग टर्म रिपरकशन होगा, किस तरीके से उसको सेटल डाउन करेंगे। मेरे ख्याल से ब्रेक्सिट ब्रिटेन और ईयू खुद भी नहीं चाहता कि कोई एडवर्स इंपैक्ट रहे, तो मेरे ख्याल से कोई अब एक नेगेटिव शॉक तो मेरे ख्याल से ब्रेक्सिट में नहीं आना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशियस लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं वो 8420 8450 के आसपास बनते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो 8325 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन फटाफट से कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो आज मार्केट्स में बस कर रहे हैं। एक तो वेंकीज है, 2016 के उच्चतम स्तर पे बनता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग खरीदारी अनिश्चितों से बनी और बाजार खुलते ही स्टॉक एक्टिव हो गया। डीबी रियल्टी स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीबी रियल्टी, आशियाना हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में आज दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं। पिट्टी लैमिनेशन एक और स्टॉक 200 दिन की औसत के ऊपर निकला, निचले स्तरों से खरीदारी है। प्राज इंडस्ट्रीज, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग सीमा सरकार बढ़ा सकती है फ्यूल्स में, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर थी जो प्राज इंडस्ट्रीज को ड्राइव कर गई। प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकोल्स दोनों ही स्टॉक्स पे आज दमदार रिटर्न्स मिले। सुंदरम फास्टनर्स 2016 के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। कैपिटल फर्स्ट 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे, तो नए लेवल्स जो स्टॉक्स छू रहे हैं उन पे ट्रेडर्स बहुत एक्टिव है। एसडी एल्यूमिनियम 50 दिन की औसत के ऊपर निचले स्तरों से खरीदारी, और डेल्टा कॉप 3 दिन की गिरावट के बाद एक रिवर्सल आ गया निचले स्तरों से। कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे साथ अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंचल, बताएं पहला स्टॉक जो ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर है। शुक्रिया राज। आज के लिए पहला स्टॉक रहेगा संगम इंडिया का। एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट की और एक अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो पहले तो कंपनी के Q4 नंबर्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी की Q4 में जो आय थी वो करीब 12% बढ़ी थी, तो वहीं बॉटम लाइन मुनाफा करीब 2 गुना होता हुआ दिखा था। एक और पॉजिटिव ट्रिगर था, वो था कंपनी की जो ब्याज लागत थी वो करीब 20% घटती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ब्याज लागत घटना कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। लगातार कंपनी अपनी इंटरेस्ट बर्डन को रिड्यूस कर रही है, और आगे चल के FY17 में ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी के जो इंटरेस्ट पे आउट होगा वो बेहद कम होगा, और एज सच इंटरेस्ट बोझ कंपनी पे नहीं पड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी की मौजूदा वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है। शेयर की मौजूदा कैश EPS करीब 19.5 रुपये की है, तो वहीं FY18 के लिए अनुमानित EPS करीब 40 रुपये 30 पैसे की, और PE मल्टीपल महज 7 का, यानी बेहद सस्ते दरों पे संगम इंडिया इस समय ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छी पिक बन सकती है यहाँ से खरीदारी के लिए। आप खरीदारी करिए। एंटिक की राय है 380 के लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। चलिए, संगम इंडिया पे नजर रखें, और यहाँ पर एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। आशीष जी, आपके कमेंट, संगम इंडिया अगर आप ट्रैक करते हो तो टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक?
देखिए टेक्निकली आप देखें इस स्टॉक को तो ये ऑलमोस्ट 75 रुपये के आसपास था मई 2015 में, वहाँ से ऑलमोस्ट 300 रुपये तक की इसने एक नॉन स्टॉप जंप ली और वहाँ से काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में आप देखें ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ दिस ईयर जनवरी से ये कंसोलिडेशन में है। ऑलमोस्ट आप देखें तो 250 से 280 290 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि एक प्रिपरेशन है फॉर द नेक्स्ट बुल रन। जिस तरीके से फंडामेंटल्स अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बहुत लो वैल्यूएशन पे हैं मार्केट। आप ध्यान रखें अभी मार्केट इज इन अ मूड जो लो वैल्यूएशन स्टॉक्स को पिक कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पिक हो सकती है। मीडियम टर्म के लिए अगर ये ब्रेकआउट 85 टू 85 टू 90 के ऊपर देता है तो मुझे लगता है 350 तक के लेवल्स आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अंचल, दूसरा स्टॉक बताएं आज का। दूसरा स्टॉक आज के लिए रजत गैब्रियल इंडिया का रहेगा और बेसिकली कंपनी के Q4 नंबर्स अगर आप नजर डालें तो मुनाफा करीब 62% बढ़ा था, तो वहीं मार्जिन 8.5% से बढ़ के 8.9% रहे थे, तो मार्जिन में करीब 0.6% की बढ़त देखने को मिली थी। लगातार कंपनी अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट को रेगुलेट कर रही है, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है और उसका फायदा Q4 में तो दिखा। Q1 और Q2 FY17 में भी उम्मीद है कि कंपनी के मार्जिन्स राइज करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 13% नीचे है, तो यानी एक अच्छी अपसाइड यहाँ से अभी भी बाकी है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होल्ड करता है। कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 7.5 रुपए की है, तो वहीं FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 6 रुपये 80 पैसे करीब 7 रुपए की, तो पी मल्टीपल महज 8.5 का है, तो यानी बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है। पूरे सेक्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो शेयर काफ़ी सस्ता है और इसीलिए फर्स्ट कॉल मानता है। गैब्रियल इंडिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आपके लिए टारगेट 112 रुपए का रहेगा। चलिए 112 के टारगेट के लिए गैब्रियल को पोर्टफोलियो में शामिल करें। आशीष जी, गैब्रियल पे एक कमेंट आपका। नहीं, डेफिनेटली आप देखें ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट उसी तरीके की पैटर्न में है। एक नॉन स्टॉप रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 20-21 रुपये से दी थी ऑलमोस्ट 100 रुपये के बीच में, उसके बाद काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब वैल्यूएशन कैचअप हो रहा है। जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी मेरे ख्याल से वो 102-103 रुपये के ऊपर के ब्रेकआउट के बाद आनी चाहिए और हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना सस्टेन करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। नॉर्मली जब एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक्स ब्रेकआउट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ब्रेकआउट को कितना सस्टेन करते हैं। कई केसेस में फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा 102-103 के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो शायद 135-140 तक के लेवल्स टच कर सकता है। आशीष जी, आपके रडार पर 2 स्टॉक्स बताएं जो मार्केट की तेजी में आप मानते हैं आउट परफॉर्म कर जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल से एक स्टॉक है GMTC जो मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मैं 74 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखूंगा और 92 रुपीज़ तक के टारगेट्स मुझे लगता है मीडियम टर्म में दिख सकते हैं। सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो काफ़ी समय से एक रेंज में था, उस रेंज से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 180 रुपये के ऊपर दिया है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 195 तक के 198 तक के लेवल्स को ले जा सकता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 175 रुपये का रखना बहुत जरूरी है। आपने चुना है मेटल्स, मैं चुन रहा हूँ रियलिटी, DB रियलिटी और कंस्ट्रक्शन में CNC कंस्ट्रक्शन। दोनों के चार्ट्स देख के बताएं कैसे लग रहे हैं आज के लिए। देखिए DB रियलिटी का बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है मेरे ख्याल से। बॉटम से इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन लिया है और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अब आगे भी बहुत समय तक कंटिन्यू रहेगा, तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी बाय कर सकते हैं। कि एक स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो कुछ 52 रुपये के आसपास का बन रहा है और टारगेट जो है कुछ 65-70 के आसपास के बन रहे हैं। PNC इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका दूसरा स्टॉक था वो भी ऑलमोस्ट एक रेंज में चलने वाला स्टॉक है। आप देखें कि फ्राइडे के दिन इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई थी और बहुत एक अच्छा स्पाइकअप भी आया था ट्रेडिंग पैटर्न में, और मुझे लगता है कि वो स्पाइकअप थोड़े समय तक और सस्टेन करेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें 560 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 590 रुपये तक के टारगेट्स देख सकते हैं। CNC कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़ी कंपनी CNC कंस्ट्रक्शन, फिलहाल ये जो है ये 16 रुपये 85 पैसे का स्टॉक है CNC कंस्ट्रक्शन। आपके रडार पर अगर आपसे पूछूं तो टारगेट्स यहाँ पर क्या निकल के आते हैं? जी बिल्कुल, TNC कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। मेरे ख्याल से इसमें एक स्टॉप लॉस जो बनता है वो 15 रुपये 50 पैसे के आसपास का बनता है और टारगेट्स मुझे लगता है 18 रुपये 18.5 रुपये तक के आपको मीडियम टर्म में दिख सकते हैं। राइट, कुछ और स्टॉक्स जो आज ट्रेडर्स के रडार पर हैं उसमें सिम्को शामिल है। इस स्टॉक पे अच्छी खरीदारी हो रही है। और सुंदरम फास्टनर्स पे क्या टारगेट आशीष जी? देखिए सुंदरम फास्टनर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुका है।
मुझे लगता है ट्रेडर्स इसमें भी बाय कर सकते हैं। 192 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। जो पहला टारगेट मुझे लग रहा है वो 212 रुपये का लग रहा है, अगर वो ब्रीच करता है तो मेरे ख्याल से 230-235 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख सकते हैं। बहुत काउंटर्स है जो आज एकदम से रडार पर आ रहे हैं। एक तो सी मैक्स, सी मेरीन देख के बताएं कि ये स्टॉक क्या यहाँ से भी और चल सकता है, यहाँ पर क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं सी मैक पे, सी मेरीन पे आपकी राय? देखिए पूरी मरीन सेक्टर जो है पिछले कुछ समय से थोड़ा सा बस कर रहा है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं आज पर्टिकुलरली अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम से भी ऊपर का वॉल्यूम है इसमें, ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम है इसमें। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स इसमें भी बाय कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ। अगर कभी किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल जनरेट करता है। तो ट्रेडर्स इसमें बाय कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस रखें 101 रुपये का, और जो टारगेट मुझे दिख रहा है 122 रुपये तक का इसमें आ सकता है।